हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है, हम कंप्लीट कर रहे हैं बायोलॉजी को, यानी जीव विज्ञान को। उसी में आगे बढ़ते हैं और एक आज नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम मैंने लिख करके रखा है। आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे हार्मोन तंत्र यानी हार्मोनल सिस्टम के बारे में। जैसे हम सभी चैप्टर को जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे ही हम इसको यहाँ से जब शुरुआत करेंगे तो इसको भी हम जान करके आगे तब बढ़ेंगे। देखो, हार्मोन तंत्र में हम इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रंथियों को। इसमें क्या होता है, ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रंथि क्या है, ग्लैंड है क्या। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे आप यहाँ पर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हार्मोन तंत्र, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रंथि यानी ग्लैंड। आपको याद रखना है बच्चों कि ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर के अंदर, या फिर हम कहेंगे ऐसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिसका आकार थैले के समान होता है। मैंने क्या कहा कि ग्रंथि जो होती है इसका जो आकार है वो कैसा होता है बच्चों, थैले के समान होता है। अच्छा, ये थैले के समान है तो थैले में तो कुछ रखा जाता है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल रखा जाता है। जैसे आप सामान लेने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो तो बैग लेके जाते हो थैला, और उसमें सामान रख के लेके आते हो। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जहां जहां ग्रंथि है, जहां जहां ग्लैंड है, उसके अंदर भी कुछ पाया जाता है। कुछ क्या पाया जाता है वो देखो। यदि इसके अंदर, मैंने क्या कहा कि यदि इस ग्लैंड के, इस ग्रंथि के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो अगर ये रस है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यदि इस बैग के अंदर, जो कि मैंने ग्रंथि नाम दिया है इसे, इस ग्लैंड के अंदर कोई भी रस रखा हुआ है या फिर कोई भी जूस भरा हुआ है या फिर रस ये छोड़ती है, तो इसे कहेंगे हम बहिस्रावी ग्रंथि। क्या कहेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी को क्या कहते हैं, बहिस्रावी को कहते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रंथि होती है इसका आकार थैले के समान होता है। यदि इस थैले के समान संरचना में भरा हुआ जाने वाला क्या है पदार्थ, रस है। और दूसरा भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये रस ना होकर के ये क्या हो, एंजाइम। क्या हो, एंजाइम। तो भी इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि। तो सबसे पहला हमें पता चला कि ग्रंथि का एक प्रकार बहिस्रावी भी होता है। 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला पॉइंट ये हो गया कि रस और क्या इसमें मिलेगा, एंजाइम। दूसरा, इसमें यदि डक्ट लगा हुआ है, अब डक्ट आप समझते ही हो, पाइप को कहते हैं। मतलब दूसरा पॉइंट हो गया कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम डक्टाइल ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चों, डक्टाइल ग्लैंड यानी नलिका युक्त ग्रंथि, नलिका युक्त ग्रंथि। तो यहां हमें पता चला कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले बहिस्रावी ग्रंथि को और क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे नलिका युक्त ग्रंथि या फिर डक्टाइल ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस रस या एंजाइम को निकलने के लिए पाइप लगा हुआ होता है, डक्ट लगा हुआ होता है, इस वजह से कहते हैं इसे बच्चों डक्टाइल ग्लैंड। क्लियर है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आप मुझे ये बताइए कि इस ग्रंथि के आसपास क्या होगा। तो पूरे शरीर में हमारे में क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड होता है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि यहाँ पर जो पाइप है, डक्ट है, नली है, और इसके अंदर से क्या जा रहा है, इसके अंदर से रस या फिर एंजाइम जा रहा है। तो ये रस या फिर एंजाइम ब्लड में मिक्स होगा, तो ब्लड में मिक्स नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से बन गया, क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि बहिस्रावी ग्रंथि के अंदर रस या एंजाइम रक्त के अंदर मिक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आंसर क्या देना है, नहीं हो सकते। अच्छा, आप देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ऐसे समझिए आप, एक बार आपने खेत में पानी लगाया, लगाते हो तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हम भरा बना देते हैं टंकी से, वहीं तक जहां तक खेत तक पाइप नहीं बिछाया है तो भरा से पानी लगा देंगे। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा ऐसा भी तो होता है जहां से टंकी ट्यूबवेल जो है उसमें क्या पाइप लगा देते हो और पाइप से डायरेक्ट कहां तक जाएगा, पानी खेत तक जाएगा। तो जो हमने मैड बनाई है, भरा जो बनाया है, वो कई बार ना टूट जाता है और पानी दूसरे खेत में भी चला जाता है ना, और
पाइप से वहीं जाएगा जहां जिस खेत में भेजना है, वही यहाँ सिस्टम है कि यहाँ से एंजाइम और रस जहां पहुंचने हैं टारगेट पॉइंट तक वहीं पहुंचेंगे, ब्लड में मिक्स नहीं होंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ग्रंथि ग्लैंड, और इसमें पढ़ा कौन सी, सबसे पहली बहिस्रावी ग्रंथि। आपसे पूछेगा मुख्य रूप से कितने प्रकार के ग्रंथि ग्लैंड होती हैं, आपने बतानी है 2 प्रकार की, ठीक है, जिसमें सबसे पहली कौन सी है, बहिस्रावी। इसमें रस या एंजाइम पाया जाता है, इसके अंदर डक्ट होता है, नली होती है, इस वजह से कहते हैं नलिका युक्त ग्रंथि या फिर डक्टाइल ग्लैंड। क्लियर है। तीसरा पॉइंट कि इसके जो रस होते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो ब्लड में मिक्स नहीं होते, रक्त में मिलते नहीं है। क्लियर है। चलो आगे दूसरा जो पार्ट होता है या फिर कहेंगे हम ग्रंथि का जो दूसरा प्रकार होता है वो कौन सा होता है, तो वो बताओगे बच्चे आप, दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे कहते हैं बच्चों हम अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि आपको इसमें याद रखना, देखो ग्रंथि आया है तो बैग के समान तो होगा ही होगा, थैले के समान होगा, और इसमें याद रखना है आपको कि इस ग्रंथि के अंदर अब की बार रस और एंजाइम नहीं होगा, अब की बार क्या भरा हुआ होगा या फिर ये क्या छोड़ता है, तो आप बताओगे मैम इसके अंदर से निकलते हैं हॉर्मोन्स। क्या निकलते हैं, हॉर्मोन्स। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या पाया जाता है, ये क्या स्रावित करती है, तो आपको बताना है हॉर्मोन्स का स्रावन ये करती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, बहिस्रावी ग्रंथि में क्या था, डक्ट था, नली थी, इस वजह से कह रहे थे उसको नलिका युक्त ग्रंथि। इसमें डक्ट होगा, इसमें डक्ट नहीं होगा। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, भाई ब्रेन है बड़ा जल्दी काम करता है ना, तो क्वेश्चन आ रहा होगा मैम ये बताओ आप कि उसमें तो नली थी रस और एंजाइम को निकलने के लिए, इसका जो हार्मोन है वो कहाँ पहुंचेगा, पहुंचने वाला जो टारगेट पॉइंट है वहां तक कैसे जाएगा, यही सोच रहे हो ना, तो चलो बताती हूँ। चलो ये इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड होती है इसमें संकुचन भी होता है और रिलैक्स भी होता है। मतलब संकुचन होगा, शिथिलन होगा। संकुचन कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, और शिथिलन खुलना, रिलैक्स होना। तो इसमें ऐसे ऐसे करके क्रिया होती रहती है। नहीं आया, चलो ये ऐसे जब संकुचन होगा तो ये क्या होगा, जो हॉर्मोन्स भरे हुए हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक पी है ग्लास पे, नहीं पी, कांच के में पी है, अच्छा। जो प्लास्टिक का ग्लास होता है ना, शादियों में जब जाते हो कोल्ड ड्रिंक करके जो मिलती है, अब कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है ग्लास में और ग्लास को जब आप दबा देते हो तो कोल्ड ड्रिंक फैल जाती है। ऐसे ही होता है सेम टू सेम। क्या होता है कि जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिकुड़ेगी या इसमें संकुचन होगा, तो इसके जो हॉर्मोन्स जो भरे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और अभी बताया मैंने आपको कि बाहर शरीर के अंदर क्या, बाहर जो इस ग्रंथि से बाहर क्या है, ब्लड। तो क्या होगा इसमें, ये ब्लड जो है वो हर एक जगह है, तो ब्लड से जाएगा ये सबके जहां जहां इसको जाना है। क्लियर है। तो आपको यहां पता है कि यहां पर हॉर्मोन्स भरे हुए हैं, और हॉर्मोन्स कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। अब देखो डक्ट नहीं था तो इस वजह से इसे कहा डक्टलेस ग्लैंड, या फिर हिंदी में कहेंगे नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि। 3 पॉइंट पहले में थे, 3 ही पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। क्या, सबसे पहला हार्मोन्स भरे रहते हैं, दूसरा कि हार्मोन्स किस में मिक्स होके जाते हैं, ब्लड में, और तीसरा कि इसमें डक्ट नहीं होता है तो इस वजह से कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड यानी नलिका विहीन ग्रंथि। ठीक है। अब बात आती है क्या मैम ये 2 ही प्रकार की होती हैं, देखो मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन एक प्रकार की ग्रंथि हमारे शरीर में और पाई जाती है जिसे कहते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो पाई जाती है, कौन सी, अग्नाशय, पैनक्रियाज।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका तीसरा रूप जो है उसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, यानी मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड का एकमात्र हमारे शरीर में उदाहरण क्या है, आप बताओगे मैम अग्नाशय है। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो ये दोनों प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है। अग्नाशय जो होता है इसे कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं बेटा, पैनक्रियाज कहते हैं इसे। तो आप याद रखोगे कि एकमात्र यदि मिक्स्ड ग्लैंड पूछता है तो आप बताओगे अग्नाशय होता है। क्लियर है, चलो कुछ उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है इस ये क्या होती है, इसमें रस या एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें डक्ट नली होती है, इस वजह से कहते हैं नलिका युक्त। जैसे तो हम उदाहरण देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथि के, तो कौन कौन से उदाहरण हैं इसके। तो बहिस्रावी ग्रंथि का सबसे मेन जो उदाहरण है, सबसे पहला वो कौन सा है, लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि, यहाँ से याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछ लेता है। लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पाई जाती है। लेक्राइमल ग्रंथि बेटा आंखों में पाई जाती है, याद रखना है कहाँ पाई जाती है, आंखों में। और आंखों से आंसू आते हैं, आंसू आते हैं कौन सी ग्रंथि के कारण, लेक्राइमल। इस वजह से इसे कहा जाता है अश्रु ग्रंथि। क्या कहते हैं बेटे, अश्रु ग्रंथि कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि किस ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, आंसर लगाना है आपको लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्रंथि। या फिर उल्टा पूछ लेगा कि लेक्राइमल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, अश्रु ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, आंखों के पास पाई जाती है। आंसू लाने का कार्य आंखों में किसका है, लेक्राइमल ग्लैंड का है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़नी है कौन सी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पाई जाएंगी, तो ये हमारी माउथ कैविटी जो होती है, मुख गुहा, उसके अंदर पाया जाएगा। और लार का पीएच आपको मैंने कराया था, क्या था, लार का पीएच होता है बेटा 7.4, 7.4। सच्चा से याद कराया था, सच्चा। और सच्चा से याद रखना है आपको, तीन चीजों का पीएच याद होता है, क्या क्या, सच्चा से से सच्चा मतलब 7, और 6 से 4, 7.4। क्या क्या बताया था, एक तो लार बताया था, दूसरा बताए थे आंसू, क्या बताए थे, आंसू ऊपर लिखे हैं आंखों में आते, और तीसरा बताया बेटा रक्त। इन तीनों का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। क्लियर है, याद हो जाएगा। आगे करें, चलो आगे यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपने बताना है कौन सी है, यकृत। क्या है, यकृत। यकृत हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। लीवर जो होता है ये क्या है, हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर की। वेट पूछेगा, लगभग 1.5 से 2 kg इसमें वजन होता है। कितना, लगभग 1.5 से 2 kg। सबसे बड़ी होती है कौन सी, बहिस्रावी। क्लियर है। आपसे पूछेगा सबसे सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि बताइए, तो आप बताओगे सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है बेटा अग्नाशय। किसको जाना जाता है, अग्नाशय। और याद रखना है आपको, अग्नाशय अभी मैंने मिश्रित ग्रंथि में भी बताया था, तो मिश्रित है तो क्या हम यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ये दोनों प्रकार की होती है, बहिस्रावी भी होती है, अंतःस्रावी भी, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि सबसे छोटी आपसे ग्रंथि पूछेगा तो क्या बतानी है आपको, कौन सी, बहिस्रावी, तो बतानी है अग्नाशय। क्लियर है। और यदि हम बात करें तो और कौन कौन सी ग्रंथि हमारे अंदर पाई जाती हैं जो कि बहिस्रावी होती है, उनमें आती है आपकी श्वेद ग्रंथि। श्वेद ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है, आप बताओगे, त्वचा में पाई जाती है, स्किन के अंदर पाई जाती है। और कौन सी होती है, तो आपको बताना है तेलीय ग्रंथि होती है। क्या होती है, तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है बेटा, आप बताओगे कि तेलीय ग्रंथि भी हमारी त्वचा में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। अच्छा, श्वेद ग्रंथि से क्या निकलता है, तो श्वेद ग्रंथि से निकलता है सीबम। क्या निकलता है, सीबम। नाक के आसपास ज्यादा निकलता है, चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं बेटा हम सीबम। और यदि आपसे पूछे कि तेलीय ग्रंथि से क्या निकलता है, तो आपने बताना है तेलीय ग्रंथि से क्या निकलता है, पसीना। क्या निकलता है, पसीना। क्लियर है। हमने क्या किया, लार ग्रंथि किया, अश्रु ग्रंथि लेक्राइमल ग्लैंड की, लीवर किया, अग्नाशय, पैनक्रियाज, और उसके बाद में पढ़ा हमने कि हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर भी ग्रंथि पाई जाती है।
हो गया, आगे करें। चलो आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एंडोक्राइन जो आपका ग्लैंड होता है इससे, अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है सबसे पहली हम इसमें करेंगे आज, तो यहाँ से क्योंकि इसमें ना हार्मोन्स छोड़ती है ये, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है हार्मोन्स निकलता है इससे, हार्मोन्स छोड़ती है। हार्मोन्स किस में मिक्स होकर टारगेट पॉइंट तक जाता है? रक्त में मिक्स होकर के। नली होती है नहीं होती? नहीं होती। इस वजह से क्या कहते हैं हम इसे? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है? तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो पहली ग्रंथि का नाम है बेटा पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहला आएगा पिट्यूटरी। कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी जगह पर? तो आपने बताना है सिफेनॉइड हड्डी के पास। सिफेनॉइड हड्डी होती है, इस हड्डी के पास में क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। आकार पूछ लेता है आपसे कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, तो आपने बताना है मटर के दाने के समान। किसके समान? मटर के दाने के समान होता है। आकार नहीं पूछता है, वजन पूछ लेता है। तो वजन होता है इसका 0.6 ग्राम। याद रखने, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि का वजन बताइए, तो वजन 0.6 ग्राम, तो इतना कम है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? और सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी अंतःस्रावी। कौन सी? अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे छोटी एंडोक्राइन यदि ग्लैंड पूछी जाती है पेपर में तो कौन सी लगाओगे आप? पीयूष ग्रंथि लगानी है। देखो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इससे निकलने वाले हार्मोन्स भी करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने किया कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहली ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं पीयूष। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं पिट्यूटरी। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। मस्तिष्क में पाई जाती है कौन सी हड्डी के पास? सिफेनॉइड। और याद रखना सिफेनॉइड हड्डी कहाँ होती है? तो एक गर्त होता है, एक गड्ढा, एक गुहा होती है। कौन सी? गुहा का नाम है सेल टर्सिका। क्या नाम है? सेल टर्सिका। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी गुहा के पास पाई जाती है, तो आपने बताना है सेल टर्सिका के पास ये पाया जाता है। आकार पूछे आपसे मटर के दाने के समान, वजन पूछे 0.6 ग्राम, सबसे छोटी आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो आपने बताना है कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। चलो अब बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन्स की। क्या? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देती हूँ पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, जिनमें सबसे पहला जो है वो कौन सा है? STH। कौन सा है? STH। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म याद रखोगे, फुल फॉर्म है इसकी S फॉर सोमेटो, T फॉर ट्रॉपिक और H फॉर हार्मोन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बेटा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा फुल फॉर्म से कि STH जो होता है इसका फुल फॉर्म बताइए। आपको बताना है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि STH हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। STH हार्मोन जो होता है इसे जाना जाता है वृद्धि हार्मोन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? वृद्धि हार्मोन, या फिर इसी को कहेंगे ग्रोथ हार्मोन। तो आपको याद रखना है कि हार्मोन जो होता है कौन सा? ग्रोथ हार्मोन को किस नाम को ग्रोथ हार्मोन जो होता है
किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे एसटीएच कुछ कहा जाता है। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वृद्धि को बढ़ाने में, हमारी जो लंबाई बढ़ती है ना वो इसी पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एसटीएच ठीक है, मतलब क्वांटिटी उसकी ठीक निकली है एसटीएच की, तो उसकी लंबाई ठीक रहेगी। यदि एसटीएच की अधिकता हो जाए, मतलब शरीर लंबा हो जाएगा, देखो अधिकता होगी तो शरीर हो जाएगा लंबा, और आपसे यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि एसटीएच की अधिकता से, अधिकता मैं ऐसे करके कर रही हूँ, पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में कर दिया है, एसटीएच की अधिकता से क्या होता है, तो आपको बताना है शरीर हो जाता है भीमकायत्व, मतलब बहुत लंबा शरीर हो जाएगा। जैसे खली का शरीर है ना लंबा, ऐसा ही शरीर हो जाता है किसका, किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, यदि उसके शरीर में एसटीएच ज्यादा रिलीज हो गया है तो। क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी व्यक्ति के शरीर में यदि एसटीएच की मात्रा कम हो गई है तो शरीर कैसा हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर बौना हो जाएगा, और उस बीमारी को कहेंगे हम बौनापन। और कैसे याद रखोगे, इस भीमकायत्व से याद रखोगे आप खली को, खली का शरीर बहुत बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल से, और बौनापन में याद रखना राजपाल यादव जो फिल्म में आता है ना, छोटा सा होता है, ऐसे करके याद रखोगे। चलो मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ, फिर दूसरे हार्मोन को करेंगे। हमने किया कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन है एसटीएच, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा एसटीएच कहाँ से निकलता है, पीयूष से। ठीक है, एसटीएच का फुल फॉर्म बताइए, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, एसटीएच को। एसटीएच यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा निकल जाता है, ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होगा, भीमकायत्व, तो शरीर ज्यादा लंबा हो जाएगा। एसटीएच की यदि कमी हो जाए तो क्या होगा, शरीर बौना रह जाएगा, जिसे कहेंगे हम बौनापन। क्लियर है। चलो आगे करते हैं दूसरा हार्मोन टीएसएच। कौन सा है, ये था एसटीएच, अब दूसरा है टीएसएच। तो दूसरा हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, टीएसएच। टीएसएच क्या फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म होगा थायराइड ट्रोपिक हार्मोन। हिंदी वाले याद रखेंगे, थायराइड को थायराइड ही लिखेंगे, तो थायराइड, थायराइड ट्रोपिक हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब बात आती है टीएसएच हार्मोन। देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, यदि आप थोड़ा सा देखोगे ना, क्या होता है, हम देख नहीं पाते चीजों को, आंसर हमारी नजरों के सामने होता है। एग्जामिनर कई बार ना पेपर में ही आंसर देता है, सिर्फ उसको देखना होता है, तो क्या करोगे आप, यहां थोड़ा ध्यान दो। टी फॉर थायराइड, एस फॉर टीएसएच थायराइड, यहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग आएगा, ये टीएसएच, तो यहां पर टीएसएच कर देते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग होगा, मुलेटिंग हार्मोन, तो एच से हार्मोन हो जाएगा। तो स्टिमुलेटिंग को हम कैसे करेंगे याद, थायराइड को याद रखना है कि थायराइड जो ग्रंथि है, अब थायराइड ग्रंथि हमें यहां से याद रहेगा नाम, थायराइड ग्रंथि को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, क्या करने के लिए, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि थायराइड ग्रंथि को, हार्मोन ग्रंथि को है यहां पर, ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए, स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है, प्रेरित कौन सा हार्मोन या फिर कौन करता है, आपको याद रखना है, प्रेरित कौन करता है, तो आप बताओगे कि टीएसएच हार्मोन करता है। ये था, तो कुछ नहीं है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। थायराइड याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म से ही आपको क्या हो जाएगा, पूरा ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, उसके बाद में है आपका ACTH हार्मोन। कौन सा, ACTH। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा, इसका फुल फॉर्म बनेगा एड्रीनो, C से कॉर्टिको, T से ट्रोपिक, और H फॉर हार्मोन। याद रखना है बच्चों कि आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इन हार्मोन्स की।
क्यों? क्योंकि यदि आप फुल फॉर्म याद कर सकते हो, याद हो जाती है आपको, तो आपको आंसर डायरेक्ट याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने देखा एड्रीनो या एड्रिनल आ जाता है कई बार। एड्रीनो जो शब्द है वो किसके लिए है बेटा? वो है वृक्क के लिए, जो किडनी होता है ना, इसके लिए ये शब्द है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, अगर आपको इसका अर्थ पता है तो। एड्रीनो यानी वृक्क, तो सबसे पहला ACTH हार्मोन किसको प्रेरित करेगा? वृक्क को, किडनी को। किसके लिए प्रेरित करेगा? किसके लिए? हार्मोन्स स्रावित करने के लिए। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वृक्क, किडनी या फिर गुर्दा को हार्मोन रिलीज करने के लिए, यानी हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ACTH। और एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ACTH हार्मोन जो होता है वो कहाँ से निकलता है? आप बताओगे, पीयूष ग्रंथि से। क्लियर है? आगे चलो, आगे करते हैं हम। आगे आता है आपका थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मैंने आपको 3 हार्मोन कराए हैं, मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार, फिर करेंगे थायराइड को। देखो मैंने क्या करवाया आपको? मैंने ये करवाया कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इससे पहला हार्मोन निकलता है STH। कौन सा? STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शरीर में यदि ज्यादा निकलता है तो शरीर लंबा हो जाएगा, जिसे कहेंगे भीमकायत्व, है ना, खली जैसा। यदि कम निकलता है तो शरीर छोटा रह जाएगा, जिसे कहा जाएगा बौनापन। क्लियर है? उसके बाद हमने किया TSH। कौन सा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड से ही याद रहेगा कि थायराइड ग्रंथि को TSH क्या करेगा? प्रेरित करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए, हार्मोन का स्रावन करने के लिए। उसके बाद किया हमने ACTH, A फॉर एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी जो वृक्क होता है, किडनी होता है, इसको हार्मोन स्रावित करने के लिए ये क्या करेगा? प्रेरित करेगा। ठीक है, ये हमने आगे किया। पीयूष में मैंने आपको ये भी बताया कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। बताओ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर। वजन पूछेगा 0.6 ग्राम। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, याद रखोगे। कौन सी हड्डी के पास पाई जाती है? तो सिफेनॉइड हड्डी होती है। कौन सी? सिफेनॉइड। आपसे गुहा पूछे, कैविटी पूछे, तो आप बताओगे कैविटी कौन सी? तो सेल टर्सिका नामक जो होता है, गर्त होता है, गुहा होती है, यहाँ पर पाई जाती है। आगे याद रखना है आपको, दूसरी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इसे कहते हैं हम थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गले में। कहाँ पाया जाता है? गले में। तो पहले क्वेश्चन यहीं से बन गया कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपने बतानी है गले के अंदर पाई जाती है। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको बताना है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन से पूछा जाएगा कि थायरॉक्सिन का कार्य बताइए, तो आपको बताना है थायरॉक्सिन का पहला कार्य है आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने का। और पूछा जाएगा कि और क्या कार्य है इसका, तो आप बताओगे ये भोजन का जो पाचन के उपापचय में, तो भोजन के उपापचय में मदद करता है। अब उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको बेटा। तो ये जो फूड का मेटाबॉलिज्म होता है उसको करने में भी ये क्या करता है? मदद करता है। हमने पढ़ा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। हार्मोन्स कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड, थायरॉक्सिन। क्लियर है? याद हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं कौन सी? तो आगे ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। चलो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। पीनियल ग्रंथि जो होती है, पीनियल ग्रंथि, इसको पीनियल ग्लैंड कहेंगे इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम सेम है। सबसे पहला क्वेश्चन कि पीनियल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? आप बताओगे इसे बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल मतलब जैविक घड़ी कह सकते हैं हम इसे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीनियल ग्रंथि को इस नाम से क्यों जाना जाता है, क्यों? क्योंकि इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो क्या कार्य करता है? तो वो सुलाने का और जगाने का।
वह जगाने का। तो इस वजह से भाई सुलाते हैं जगाते, जगाता कौन है? अलार्म बजता है, घड़ी बजती है, इस वजह से कहते हैं इसको बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लियर है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुलाने व जगाने का कार्य किस ग्रंथि का होता है? पीनियल ग्रंथि का। किसका? पीनियल का। यदि आपसे पूछा जाए बायोलॉजिकल घड़ी या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है, आप बताओगे किसको जाना जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। चलो, तो यहाँ पर याद रखना है, नेक्स्ट ग्रंथि का नाम है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि। इससे पहले पीनियल से पहले ही हमने थायराइड की थी, तो थायराइड जो की थी, थायराइड कहाँ थी? गले में। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि आपसे पूछा जाएगा कि पैराथायरॉयड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ से आंसर भी आपको क्या लगाना है? ये गले में पाई जाती है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि पैराथायरॉयड जो ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाला हार्मोन पैराथायरॉक्सिन होता है। ये याद रखना है आपको। पैराथायरॉयड भी कई बार आ जाता है। पैराथायरॉक्सिन जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इसका कार्य कैल्शियम और फास्फोरस ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस की जो मात्रा होती है, इसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? तो आप बताओगे पैराथायरॉयड ग्रंथि का। अब बात करते हैं और कौन कौन सी ग्रंथि होती है। तो और बेटा कई ग्रंथि बची हुई हैं, जिनको हम क्या करेंगे, जिनको अगले पार्ट में हम करेंगे। इसमें कई ग्रंथियां बच गई हैं आपकी। तो ये आपका हार्मोन तंत्र का पहला भाग था। और यदि हम बात करते हैं कि इसमें और कितनी ग्रंथियां हैं, कई ग्रंथियां हैं जिनसे निकलने वाले हार्मोन पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको और थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, जिससे कि हम आगे का जो टॉपिक रह गया है, इसमें जो बचा हुआ है, वो अगर करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ठीक से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। ओके।